उत्तर प्रदेश के बहुत ही डायनेमिक और इफेक्टिव लीडर उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा जी खरगोवाल और अध्यक्ष स्व वित्त पोषित विद्यालय प्रबंध समिति श्री आनंद जी द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश जी शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान, सदस्य विधान परिषद श्री पवन सिंह, सदस्य विधान परिषद श्री अवनीश सिंह, महासचिव श्री आलोक जी पांडे, संरक्षक श्री के जी दुबे, उपाध्यक्ष श्री रितेश जी श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष श्री अंकित उपाध्याय, श्री जनाब अजीज खान उपाध्यक्ष, श्री प्रमिल चौधरी सचिव, श्री लालमणि यादव सचिव, श्री रवि भारद्वाजी सचिव, जो मंच का संचालन कर रहे हैं राहुल सेन जी सक्सेना, श्री अनिल जी अग्रवाल, और इस सभागार में मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, एक लंबे समय के बाद आप सबके साथ मेरा मिलना हो रहा है। 2014 में आपके अध्यक्ष आनंद जी ने कोई एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में आप सबके बीच मुझे उपस्थित होने का, आप सबके विचारों से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ था, और वहां पर मैंने कुछ 2-4 बातें आप लोगों से की भी थी। मैं यह मानता हूं कि स्व वित्त पोषित जो शैक्षणिक संस्थान है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को कोई ताकत नकार नहीं सकती है। क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी को शिक्षित करते हैं और उनके द्वारा सारे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान स्थापित हो जाएं, छोटे शिक्षण संस्थान भी स्थापित हो जाएं और सबको शिक्षा मिलनी प्रारंभ हो जाए। यह कोई आसान काम नहीं है, यह बहुत ही दुष्कर कार्य है। जब तक कि समाज से लोग निकलकर आगे नहीं बढ़ेंगे और इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हम शिक्षा को जो यूनिवर्सल बनाना चाहते हैं वह बना पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारी स्व वित्त पोषित शिक्षण हमारी यह प्रबंध एसोसिएशन है और इनके द्वारा चलाई जाने वाली जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, इनकी एक अहमियत है। जब आनंद जी ने मुझे कहा कि आपको उस कार्यक्रम में चलना है, तो मैं बहुत ही धर्म संकट में था, क्योंकि मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मैं नहीं करता हूं, मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं। और मैं जानता था मैं जा रहा हूं तो निश्चित रूप से इस एसोसिएशन के द्वारा कुछ न कुछ स्व वित्त पोषित संस्थाओं की, शैक्षणिक संस्थाओं की समस्याएं सामने रखी जाएंगी, और जो सोचा था वही हुआ। लेकिन मैंने भी धीरज बांधे रखी, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी मेरे दाहिने तरफ बैठे थे। मैंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का एक मजबूत प्रतिनिधि यहां पर मौजूद है। आपकी जो समस्याएं हैं, मेरा मानना है कि ये समस्याएं शासन तक पहुंचनी चाहिए, और मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में भी जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, जो उचित होती है, उस पर विचार करते हैं। और यहां पर उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी आपकी समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। जहां मेरे सहयोग की जरूरत होगी, थोड़ा सा मैं भी हाथ लगा दूंगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सर्वसुलभ शिक्षा हम प्रदान करना चाहते हैं, तो बिना आपके गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। और जिस प्रकार का हम समाज निर्मित करना चाहते हैं, सभ्य, सुशिक्षित, ज्ञान युक्त, संस्कार युक्त, अभावों में यह काम नहीं हो सकता।
अभावों में मस्तिष्क की सक्रियता और मस्तिष्क की निष्पक्षता जिस हद तक होनी चाहिए वह कायम नहीं रखी जा सकती है, और यह बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए उस संकट से आप निकलें, इसके लिए प्रयत्न हमारे विदेशी विशेष रूप से करेंगे, लेकिन मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी मदद करे। और बिना शिक्षा के, और जिसे कहा जाए कि सार्थक शिक्षा, जो कि संस्कार भी दे सके, ज्ञान भी दे सके, बिना इसके हम जिस प्रकार के समाज को निर्मित करना चाहते हैं और जिस प्रकार के विशिष्ट समाज के कारण हमारी एक वैश्विक पहचान रही है, उसको कायम रख पाना संभव नहीं है। देखिए कैसा हमारा समाज था, कितने सुशिक्षित, कितने ज्ञानी लोग थे। दुनिया के किसी भी देश से यह संदेश नहीं गया कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। यदि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया को किसी एक देश से गया तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत से गया है। यह शिक्षा का ही परिणाम है, ज्ञान युक्त और संस्कार युक्त शिक्षा का ही परिणाम है। पूरे विश्व को ही हमने परिवार माना, बिना इसके वो संभव नहीं है। और आज मैं बतलाना चाहता हूं, आज भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ी बीच में लड़खड़ा रही थी, तो हम दुनिया के गरीब देशों की कतार में खड़े थे। और जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर होता है उसको भी लोग जल्दी मान्यता नहीं देते, उसको तवज्जो जो मिलनी चाहिए वो नहीं देते हैं। लेकिन आपने देखा कि आज भारत यदि आर्थिक दृष्टि से भी धीरे धीरे ताकतवर हो रहा है। जो आज के 10 वर्षों पहले दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में 10वें स्थान पर खड़ा था, 9 महीने के अंदर ही जंप लेकर वो 5वें स्थान पर आ गया। मॉर्गन स्टैनले और बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल फर्म्स हैं जो अब यह दावे के साथ कहने लगी हैं कि सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। 2027 आते आते, 2027 के अंत तक नहीं, 2027 आते आते अर्थव्यवस्था के आकार यानी इंडियन इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और एक ने तो यह सीमा तक कहा है, यहीं तक क्यों सोचते हो, आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत विश्व की एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़ा हो जाएगा, यानी आर्थिक दृष्टि से भी महाशक्ति बन सकता है। और मैं शिक्षा की अहमियत आपको बताना चाहता हूं। यही शिक्षण संस्थाएं हमारी भारत की करिश्मा किया है मेरे दोस्तों, करिश्मा किया है। 2014 में मुझे याद है, क्योंकि मैं सामान्यतः इस प्रकार की मैगजीन्स को पढ़ता रहता हूं कभी कभी बिस्तर पर जाने के बाद। स्टार्टअप की संख्या हमारे यहां उस समय 400 to 500, अप्रॉक्सिमेटली मैक्सिमम 500 स्टार्टअप्स जो इनोवेशंस करते हैं। क्या करिश्मा हुआ है भारत में। जो स्टार्टअप नौजवान हमारे 400-500 हुआ करते थे 2014 तक, आज उनकी संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई। यूनिकॉर्न्स का भी आपने नाम सुना होगा। यूनिकॉर्न्स माने यह नौजवान जो अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत बैंक से पैसा लेकर जो अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, तो कोई नई नई आइडियाज को जनरेट करने के लिए सिस्टम बनाते हैं। अब उन्होंने ये कमाल किया है कि कुछ ही वर्षों में यूनिकॉर्न उनको बोलते हैं, उनकी कैपिटल उसकी पूरी जिससे उनका आकलन किया जाए, जिससे कंपनी में था जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी खड़ा किया है, $1 बिलियन उनकी पूंजी वाले को यूनिकॉर्न कहते हैं। ऐसे यूनिकॉर्न हमारे भारत में 100 हो गए।
तो शिक्षा का ही करिश्मा है ना। और भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत के जो जीवन मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों के प्रति दुनिया के देशों में भी आकर्षण पैदा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, यदि आकर्षण न पैदा होता तो भारत में आकर हरे रामा हरे कृष्णा क्यों करते? तो जानते हैं कि भारत ही दुनिया का एक ऐसा देश है जो यह संदेश देता है कि मनुष्य को जीवन में सुख और शांति केवल धन से ही प्राप्त नहीं हो सकती, धन के अतिरिक्त भी कुछ चाहिए। इसीलिए हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा, धनाद धर्म तथा सुखम। जहां धन और धर्म दोनों का समन्वय है, वही सुख है। यदि मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है फला धर्म फला धर्म फला धर्म। धर्म ही अपने में एक सेंस ऑफ ड्यूटी है, कर्तव्य भाव है, कर्तव्य बोध है। और वो कर्तव्य बोध हमारे यहां के धर्मशास्त्रों में कोई उठाकर देखे तो पता लग जाएगा, उसी को हम धर्म कहते हैं। झूठ मत बोलो, सच बोलो, पीड़ा मत पहुंचाओ। और इसकी महत्ता आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कहीं कि एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे धर्म संसद में कहीं भाग लेने के लिए। तो जब धर्म संसद होती थी तो दुनिया के कई देशों के भिन्न भिन्न धर्मों के लोग अपना भाषण करने के लिए उसमें आते थे। तो भारत का प्रतिनिधित्व, भारत से कुछ लोग और गए थे, उसमें स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे। तो उन्होंने अपना ढीला ढाला वस्त्र पहन रखा था और सिर पर एक साफा बांध रखा था। तो वहां पर बिल्कुल वेल सूटेड बूटेड सब सारे लोग मौजूद थे। तो उसमें से एक दो चार लोग बार बार देखकर उनकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। बताइए, इंटरनेशनल धर्म संसद को संबोधित करने के लिए ये आए। तो स्वामी विवेकानंद ने उनकी व्यंग्यात्मक मुस्कान को समझ लिया। तो जब खड़े हुए भाषण देने के लिए, तो भाषण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि in your country tailor makes the man, but in our country character makes the man. यह भारत है। यह भारत है जो कहता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह भारत। ये कहां की शिक्षा है? भारत की शिक्षा है। कहां की? और इस शिक्षा की निरंतरता लगातार चलनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जो शिक्षण संस्थाएं आप चला रहे हैं वो बाधाओं से जहां तक अधिक से अधिक हो सके वो मुक्त होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि साथ यह भी सच है कि शासन का हस्तक्षेप तो किसी न किसी सीमा तक रहता ही है। और आप लोग भी महसूस करते होंगे किन्हीं न किन्हीं मामले, बहुत ज्यादा तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन किन्हीं न किन्हीं मामलों में आवश्यक भी होता है। और मैं सच बताऊं, मैं शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत ही ड्रेस्टिक डिसीजन मैंने लिया था। और मैं जानता हूं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसमें कर्नल सिंह जी थे, आज भी वो जिंदा हैं, वो स्वस्थ हैं थोड़े, लेकिन उस समय से वो पूरे आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, वैसे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। उनके लिए भी चौंकाने वाली घटना थी। और उसमें हमारी 39 साल की उम्र थी। लेकिन उन्होंने जो मैंने कहा उसी अनुसार उन्होंने किया, वैसे ही बिल तैयार किया। कानून कठोर था, मुझे बहुत गालियां पड़ी। और मुझे याद है कि जब रिजल्ट निकला था तो लड़के उस न्यूज पेपर को लेकर पैरों से रौंद रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे। कानून कठोर था, लेकिन पीड़ा थी उस कारण कठोर था।
केवल छात्र इसके लिए दोषी थे ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट था, उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी, उसमें उसकी जरूरत थी। लेकिन वो बात तो आई गई होगी। और उसमें मैंने एक काम और किया था, वैदिक मैथमेटिक्स मैंने लागू की थी। बहुत सारे लोगों ने कहा था, मुझे इस बात की खुशी है ये कहते हुए कि जिस समय मैं टीचर्स का प्रशिक्षण करा रहा था वैदिक मैथमेटिक्स का, तो उसमें एक मुस्लिम टीचर ने आकर मुझसे कहा कि साहब ये बताइए हमारे देश के लोगों ने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ाया। लेकिन हर चीज को लोग जाति, पंथ और मजहब से जोड़ देते हैं, विडंबना है। और यही वैदिक मैथमेटिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है, सब पढ़ते हैं, हर मजहब के लोग पढ़ते हैं। लेकिन है कुछ राजनीति का भी ये खेल चलता रहता है। लेकिन राजनीति का खेल शिक्षा के साथ नहीं होना चाहिए, मेरी ये बिल्कुल विनम्र अनुरोध है। और ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को राजनीति का अर्थ भी समझना चाहिए। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता था ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। आप सभी प्रबंधक यहां मौजूद हैं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे हालात पैदा हों, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, इस प्रकार की शिक्षा लोगों को मुहैया कराने के लिए सहयोग भी शासन का इस प्रकार का हो, ताकि ऐसे लोग यहां खड़े हों हमारे देश में, जो इस राजनीति शब्द को भी सार्थक बना सके, इसको भी सार्थक बना सके, इसके अर्थ को, इसकी सार्थकता को सिद्ध कर सके। आज आप लोगों से मिलकर भाषण होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई। और मैंने पहले कह दिया कि ब्रजेश जी आए हैं इसलिए सब देखेंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा, लेकिन 2-3 महीना मैं उलझा बहुत रहूंगा, मैं बता दूं ईमानदारी से। आप लोगों ने देखा होगा राजनीति में रहकर भी मैं जल्दी आश्वासन नहीं देता। आप पुराने लोगों को शायद मालूम होगा, मैं अपना चुनाव लड़ता हूं तब भी आश्वासन नहीं देता। मैं कहता हूं ईश्वर हमारे अंदर वह शक्ति दे परमात्मा, ताकि हम आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरे उतर सकें। लोग कहते थे हमको जब आप कुछ बोलेंगे नहीं तो वोट क्यों देंगे लोग। अरे मैं कहते हैं चाहे न दें, मनुष्य के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कृति और कथन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और जब कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में जब अंतर होता है तो विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा होती है। और इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को की चुनौती को कौन स्वीकार करेगा? आप ही में से कुछ लोग निकलेंगे ना। आइए हम मिलकर मिलजुल कर यह संकल्प लें कि भारत की राजनीति में भी जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे। और मुझे कहते हुए फक्र है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, उस पर विजय भी हासिल की। जो कहा है उन्होंने किया है। अब 2019 का 2014 में तो मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था ही, उस समय भी जो घोषणा पत्र बन रहा था तो मैंने भी कहा बनाने वालों से, भाई सावधानी बरतिएगा, लिखिएगा वही जो कि हो जाए। और 2019 में मोदी जी ने कहा कि भाई इस बार का घोषणा पत्र राजनाथ जी की देखरेख में बनेगा, क्योंकि वो भी जानते थे मैंने उनको भी चाहिए था कि जो व्यक्ति वही लिखे जो कि हो जाए।
हम लोगों ने किया, जो कहा सो किया। किसी को अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो सकता है। तो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो अथवा जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, विश्वास का संकट ये बहुत ही घातक होता है, बहुत ही घातक होता है, और इससे बचना चाहिए। भाषण तो बड़ा लेखक के लोगों ने दिया है, लेकिन पता नहीं क्या क्या दिया है। अब नई शिक्षा नीति वर्ग से आप लोग जानते हैं उसमें हम क्या बोले। तो आप सबके बीच आकर मुझे खुशी हुई है, और मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आपके अंदर वह शारीरिक सामर्थ्य भी दे और साथ ही साथ आर्थिक सामर्थ्य दे, ताकि आप ठीक तरीके से अपनी शिक्षण संस्थाओं को चला सकें और बच्चों को ज्ञान युक्त, संस्कार युक्त ज्ञान दे। क्योंकि बिना ऊपर वाले के मर्जी का कोई होता नहीं है। इनमें कोई लोग बैठे होंगे, ऐसे होंगे कि नास्तिक होंगे। नास्तिक मैंने कहते क्या भगवान भगवान होता है, कुछ नहीं, जो हम चाहेंगे, जो चाहेंगे कर लेंगे। हमारे जैसा एक अदना व्यक्ति तो यह सोचता है बिना सुपर पावर के, बिना ऊपर वाले की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। उसकी कृपा चाहिए, प्रयत्न करिए। प्रयत्न भी वही कराता है, वही कराता है। लोग सत्ता में तो विश्वास रखने चाहिए, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी हो, सभी जगह कोई ना कोई सुपर पावर है। तो आज इस अवसर पर आप लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई, और मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबको साधुवाद देते हुए और जो समस्याएं हैं उनका निदान हो, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।